हेलो एंड वेलकम टू SPMIS अकेडमी स्टूडेंट्स। इस वीडियो के मदद से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर सीरीज जिसके थ्रू हम लोग PSIR ऑप्शनल के सिलेबस को कवर करेंगे और इस तरीके के छोटे छोटे रिकॉर्डेड वीडियोज में बनाऊंगा जिसकी मदद से हम अपने ऑप्शनल के सिलेबस को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सिंस दिस इज द फर्स्ट वीडियो, इनॉग्रल वीडियो, तो इसमें हम लोग एक बार सिलेबस को क्विकली देख लेते हैं। हर एक टर्म को डिटेल में अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे जैसे सिलेबस कवर करते जाएंगे वी विल ऑटोमेटिकली डेवलप मोर नॉलेज अबाउट दीज टर्म्स। लेकिन एक बार ब्रीफली देखते हैं। तो जैसे किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है, PSIR के अंदर भी दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 के दो हिस्से हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। PSIR पेपर 1 पार्ट ए को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं टॉपिक डीलिंग विद थॉट्स एंड थिंकर्स। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट थ्योरीज, अलग अलग थॉट्स एंड थिंकर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बारे में देखेंगे। उसके बाद पेपर 1 पार्ट बी इज नोन एज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पे भारत के अंदर किस तरीके की पॉलिटिकल अरेंजमेंट की गई है और फिर उस हिसाब से कैसे भारत सरकार काम करते आ रही है राइट सिंस इंडिपेंडेंस, क्या क्या अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी जो GS पेपर 2 में आप पढ़ते हैं उसका थोड़ा डायनेमिक एस्पेक्ट एंड प्लस थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यहाँ पेपर 1 पार्ट बी में पढ़ना होता है इन PSIR। कलेक्टिवली इट इज नोन एज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, IGP। Then we have paper 2. Paper 2 का part A is known as comparative political analysis and international politics. तो comparative political analysis से रिलेटेड 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से लेकर के 4। यहाँ पे दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरीके के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है, उसको हमें देखना है। और फिर चैप्टर 5 से लेकर के चैप्टर 11 तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज। यहाँ पे रियलिज्म की थ्योरी, मार्क्सिज्म की थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब हम लोग देखेंगे। एंड देन वी हैव पेपर 2 पार्ट बी विच इज ब्रीफली नोन एज इंडिया एंड द वर्ल्ड सेगमेंट। इसके अंतर्गत भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे डेवलप हुई है, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है इन करेंट टाइम, एज वेल एज फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, किस किस तरीके का रोल प्ले करते हैं, वो सब देखा जाएगा। तो इस सेगमेंट को पढ़ने से आपको GS पेपर 2 का इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट में भी काफ़ी फायदा मिलेगा। बट यहाँ पे आपको ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है। यहाँ पे आपको जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की वो भी अप्लाई करनी होंगी। तो इस तरीके से यहाँ का जो IR है इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 2 पार्ट बी, इट इज गोइंग टू बी मोर डायनामिक। जबकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस GS पेपर 2 में होता है वो ज़्यादा करंट बेस्ड होता है, कॉन्टेम्प्ररी होता है, बट काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। तो एक बार आपको सिलेबस देख करके ये समझ आ रहा होगा कि इफ़ यू कवर दिस PSIR ऑप्शनल तो यू आर गोइंग टू हैव डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ कोर्स पेपर 1 पार्ट ए के कारण। एसए और एथिक्स में आपको फ़ायदा होने वाला है। पार्ट बी के कारण इंडियन पॉलिटी GS पेपर 2 में फ़ायदा होने वाला है, प्लस इंडियन हिस्ट्री में भी थोड़ा फ़ायदा होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वगैरह इनके बारे में देखना है। और फिर यहाँ पे पेपर 2, स्पेशली पेपर 2 का सेकेंड पार्ट से आपको GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेगमेंट में फ़ायदा होने वाला है। अब सिंस दिस इज द फर्स्ट वीडियो, तो यहाँ पे हम लोग कुछ मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे रादर देन डायरेक्टली जंपिंग इनटू द सिलेबस। मैं एक बार बता दूं कि हम लोग सिलेबस की शुरुआत करेंगे पढ़ना विद पेपर 1 पार्ट ए ऑफ कोर्स, और इसमें भी हम लोग थोड़ा रीस्ट्रक्चर करेंगे टॉपिक्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी स्टार्टिंग विद द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, और उसमें भी हम लोग प्लेटो को पढ़ना शुरू करेंगे। पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ेंगे एंड देन फिर हम लोग
चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ऑर्गेनिक बनेगी। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 इटसेल्फ एंड मूव चैप्टर बाय चैप्टर, देन समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो सिलेबस जैसे दिया है यूपीएससी ने, उसको थोड़ा रिस्ट्रक्चर करके पढ़ेंगे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद प्लेटो। बट दिस इज द फर्स्ट वीडियो। यहाँ पे हमने सिलेबस देखा, उसके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, सो लेट अस टॉक अबाउट द टर्म पॉलिटिकल। आखिर पॉलिटिकल होता क्या है? द पॉलिटिकल मीन्स एनीथिंग दैट इज रिलेटेड विथ गवर्नमेंट और स्टेट। इनफैक्ट पॉलिटिकल से भी ज्यादा फंडामेंटल वर्ड है पॉलिटी। पॉलिटी मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट। अभी के लिए गवर्नमेंट एंड स्टेट दोनों को हम एक ही मान करके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में ही हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट। तो पॉलिटी मतलब गवर्नमेंट और स्टेट, एंड पॉलिटिकल मीन्स एवरी एस्पेक्ट्स या और एक्शंस रिलेटेड विथ गवर्नमेंट और स्टेट। स्टेट या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी एस्पेक्ट्स हैं, सबको कलेक्टिवली कहा जाता है पॉलिटिकल। अब थोड़ा देखना शुरू करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। देखिए, स्टेट का मतलब एक परमानेंट एंटिटी। इट इज परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूअस, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। स्टेट का एग्जाम्पल होगा जैसे इंडियन स्टेट, एंड गवर्नमेंट का मतलब एन एजेंसी विच मैनेजेस द फंक्शन ऑफ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल द मोदी गवर्नमेंट विच इज इन पावर नाउ फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स। तो ऐसा हो सकता है कि देर इज नो गवर्नमेंट इन ए स्टेट। तो स्टेट है बट कोई सरकार नहीं है फॉर द टाइमिंग, ऐसा हो सकता है। तो गवर्नमेंट और स्टेट दोनों वैसे हम लोग सिनोनिमसली इस्तेमाल करते हैं इन जनरल बोलचाल की भाषा में। बट स्टेट इज अ परमानेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, जबकि गवर्नमेंट इज एन एजेंसी विच मैनेजेस authority on behalf of the state. It is temporary and changeable. It exercises authority on behalf of the state. गवर्नमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। लेजिस्लेचर जिसका काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव जिसका काम होता है कानून इम्प्लीमेंट करना, एंड जुडिशरी जिसका काम होता है कानून एडजुडिकेट करना। मतलब अगर कोई कानून तोड़ता है तो उस केस में उसको सजा देना। स्टेट की बात की जाए तो जैसा कि मैंने कहा, इट इज कंटिन्यूअस। स्टेट का एग्जाम्पल मैंने दिया इंडियन स्टेट। अब नाउ यू सी, स्टेट हैज 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। किसी भी एंटिटी को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट कहे जाने के लिए उसके अंदर 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। उसका अपना एक टेरिटरी होना चाहिए जिसको कहा जाता है कंट्री। जैसे भारत की बात की जाए तो भारत इंडियन स्टेट का सबसे पहला हिस्सा होगा कंट्री इंडिया, विच मीन्स टेरिटरी इंडिया। ये जो भारत की धरती है इसको कहा जाता है कंट्री इंडिया, विच इज टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एक स्टेट का पहला एसेंशियल एलिमेंट होगा उसकी अपनी टेरिटरी होनी चाहिए जो उस स्टेट की कंट्री कही जाती है। प्लस दूसरा एलिमेंट होगा उस देश के लोग, नेशनल्स या सिटीजन्स। नेशनल्स ऑफ इंडिया आर सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट। These are those people who owe permanent allegiance to the state. They are known as citizens of the country also. Citizens of the country and nationals of the state. जो देश से एक जुड़ाव रखते हैं, जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो नेशनल्स मीन्स रिलेटेड विथ पीपल, कंट्री मीन्स रिलेटेड विथ लैंड। तो इंडियन स्टेट के लिए कंट्री होना चाहिए, नेशनल होना चाहिए, या किसी भी स्टेट के लिए कंट्री होना चाहिए यानी कि टेरिटरी होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, प्लस एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट मतलब एक एजेंसी विच विल मैनेज अथॉरिटी, विच विल फंक्शन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का एक तरीके से मैनिफेस्टेशन है। स्टेट इज एन आइडिया, दैट आइडिया गेट्स tangible representation in form of government. ये हो गए थर्ड एंटिटी। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट एंटिटी फॉर द स्टेट इज सोवरेनिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स द अथॉरिटी दैट प्रैक्टिसेस सोवरेनिटी ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन स्टेट।
गवर्नमेंट के 3 अलग अलग हिस्से भी हमने देख ही लिए, कानून बनाता है, इंप्लीमेंट करता है, एडजुडिकेट करता है। अब इंडियन स्टेट का चौथा इंपॉर्टेंट हिस्सा या किसी भी स्टेट का चौथा इंपॉर्टेंट हिस्सा है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक लॉ एंड इम्प्लीमेंट इट विदाउट एनी लिमिटेशन, आइदर इंटरनल या एक्सटर्नल। किसी भी स्टेट को स्टेट कहे जाने के लिए उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी होनी चाहिए सोवरेनिटी। उसके पास अधिकार होना चाहिए कानून बनाने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का ऑन इट्स टेरिटरी एंड ऑन इट्स पीपल। अब स्टेट के बिहाफ पे वो सोवरेनिटी प्रैक्टिस करती है गवर्नमेंट। इसीलिए हमने कहा कि गवर्नमेंट इज द टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन या एनी स्टेट। दूसरे नजरिए से जब देखा जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि सोवरेनिटी इज लाइक सोल ऑफ अ स्टेट, जबकि टेरिटरी, पीपल एंड गवर्नमेंट आर लाइक बॉडी। बिना सोवरेनिटी के देयर कैन नॉट बी एनी स्टेट। उसके पास अपना अधिकार होना चाहिए कानून बनाने का। तो भारत, इंडियन स्टेट वॉज नॉट देयर बिफोर इंडिपेंडेंस। भारत की धरती थी, कंट्री था, लोग थे, सरकार भी थी, बट सोवरेनिटी नहीं था। एंड दैट इज वाई वी शुड से दैट इंडियन स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर वी अटेंड रिपब्लिक स्टेटस। जब 1947 में हम आजाद हुए तब भी हमें क्या मिला? डोमिनियन स्टेटस मिला। व्हेन वी अटेंड रिपब्लिक स्टेटस देन इन ट्रू सेंस इंडिया बिकेम अ स्टेट। तो ये सब कुछ बेसिक टर्म्स हो गए। अब ये जो वर्ड पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल वर्ड क्या होता है? रिलेटेड टू गवर्नमेंट या स्टेट। अभी जो वर्ड पॉलिटिकल है ये ओरिजिनेट कहां से हुआ वो भी जरा समझते हैं। एटिमोलॉजिकली, यानी कि अगर एसेंस ऑफ द वर्ड देखा जाए तो, या ओरिजिन ऑफ द वर्ड देखा जाए तो, इट इज रिलेटेड विथ द ग्रीक वर्ड पॉलिस। तो एंशियंट ग्रीक सोसाइटीज में 6th-7th सेंचुरी बीसी से ऑनवर्ड्स वहां पे धीरे धीरे कई सारे पॉलिस मतलब अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज डेवलप हुए, जिनको कहा जाता है सिटी स्टेट्स इन इंग्लिश। उनको कहा जाता था पॉलिस इन ग्रीक। ग्रीक वर्ड है पॉलिस, उसी ग्रीक वर्ड पॉलिस से वर्ड बना है पॉलिटिकल। अंग्रेजी में उनको कहा जाता है सिटी स्टेट। सिटी स्टेट्स इन एंशियंट ग्रीक सोसाइटीज, उनके कुछ नाम जैसे कि एथेंस, कोरिंथ, स्पार्टा। सवाल यह है कि व्हाट लेड टू राइज ऑफ सिटी स्टेट? तो देखिए, किसी भी ह्यूमन सेटलमेंट में होता क्या है कि सबसे प्राइमरी एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर। लोग पहले खेती करते हैं, बट जैसे जैसे खेती में सरप्लस आने लगता है, एग्रीकल्चर में सरप्लस आने लगता है, तो कुछ लोग बाकी एक्टिविटीज में एंगेज होने लगते हैं। जैसे कोई म्यूजिक बनाने लगता है, कोई पेंटिंग करने लगता है, कोई आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर बनाने लगता है, एंड दैट लीड्स टू राइज ऑफ सिविलाइजेशन। तो सरप्लस इज बेसिस फॉर राइज ऑफ सिविलाइजेशन। और जब सिविलाइजेशन राइज होता है तो दैट लीड्स टू राइज ऑफ अर्बन एरिया। सिविलाइजेशन का मतलब अ वे ऑफ लाइफ, टेंजिबल एस्पेक्ट रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ, उसको कहा जाता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन आपको जनरली दिखेगा अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन एरिया में ही एग्रीकल्चर के अलावा भी तमाम एक्टिविटीज होती हैं। रूरल एरियाज में प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस होता है एग्रीकल्चर। तो ऐसा ही हुआ एंशियंट ग्रीक सोसाइटीज में। ज़्यादातर जगहों पे तो रूरल सेटलमेंट था, लोग मेनली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन कुछ कुछ अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए जहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी तमाम एक्टिविटीज़ हो रही थी। और वो एक्टिविटीज़ या अर्बन सेंटर्स इसलिए डेवलप हो रहे थे बिकॉज रूरल एरियाज में अब एग्रीकल्चर में सरप्लस देखा जा रहा था, एंड दैट इज वाई सम पीपल वेयर एबल टू फोकस ऑन अदर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। जब तक एग्रीकल्चर में सरप्लस नहीं होगा तब तक देयर विल बी नो राइज ऑफ सिविलाइजेशन। तो भारत में भी ऐसा ही हुआ है विथ सरप्लस इन एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स। हमने देखा राइज ऑफ जनपद एंड देन दैट लेड टू राइज ऑफ महाजनपद। तो ये आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसा ही कुछ हुआ एंशियंट ग्रीक सोसाइटी में। देयर सम अर्बन एरियाज इमर्ज जिनको कहा गया सिटी स्टेट। देखिए, सिटी स्टेट क्यों कह रहे हैं? स्टेट तो एक अथॉरिटी होता है, तो उनको सिटी स्टेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अर्बन एरियाज में, जैसे एथेंस की बात कर ली जाए, तो वहां पे अब सिविलाइजेशन का राइज हो रहा है। मतलब पीपल आर एंगेजिंग इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। कोई म्यूजिक बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है,
कोई ट्रेड कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरैक्शंस, अलग अलग तरीके के इंटरैक्शंस, इस कारण से डिस्प्यूट्स भी बढ़ रहे थे लोगों के बीच में। भाई जब बेसिक तरह की एक्टिविटी होगी, गांव में डिस्प्यूट्स कम होते हैं क्योंकि सब खेती कर रहे हैं, ठीक है। शहरों में डिस्प्यूट ज्यादा होते हैं, ट्रेड में किसी ने बेईमानी कर दी, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिलमेंट ठीक से नहीं किया, तो शहरों में डिस्प्यूट ज़्यादा होते हैं। इसीलिए शहरों में आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा देखते हैं, पुलिस स्टेशन या तमाम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ज़्यादा देखते हैं। वही हो रहा था इन एंशियंट ग्रीक सेटलमेंट्स में भी। जो अर्बन एरियाज थे वहाँ पे सिविलाइजेशन का राइज हो रहा था, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरैक्शंस हो रहे थे लोगों के बीच में, इसीलिए डिस्प्यूट्स भी बढ़ रहे थे। तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए फिर अथॉरिटीज बनाई गई। उन अथॉरिटीज को इन दीज अर्बन एरियाज कहा गया सिटी स्टेट्स, या ग्रीक भाषा में पॉलिस। तो सिटी इज ए टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट। सिटी इज ए टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट मीन्स रिप्रेजेंटिंग एन अर्बन टेरिटरी, एंड स्टेट मतलब एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट। टुगेदर सिटी स्टेट मीन्स एक ऐसी अथॉरिटी जो अर्बन एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करे, वहां पे कानून बनाए, कानून को इम्प्लीमेंट करे और एडजुडिकेट करे, ताकि वहां पे डिस्पाइट कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरैक्शंस अमंगस्ट पीपल कोई अननेसेसरी डिस्प्यूट ना हो। तो इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि एंशियंट ग्रीक सोसाइटीज में विथ कमिंग अप ऑफ सिटी स्टेट्स, सिटी स्टेट्स मतलब द अर्बन एरियाज हैविंग पर्टिकुलर अथॉरिटी टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन इन दैट एरिया, उनको कलेक्टिवली कहा गया सिटी स्टेट। सिटी स्टेट को ग्रीक भाषा में क्या गया, पॉलिस। तो विथ कमिंग अप ऑफ द सिटी स्टेट्स आप कह सकते हैं कि ग्रीक सोसाइटी में शुरू हुआ पॉलिटिकल एक्टिविटी। सिटी स्टेट्स को ग्रीक भाषा में कहा जाता था पॉलिस, वहीं से वर्ड आया है पॉलिटिकल। द टर्म पॉलिस इज द वर्ड फॉर सिटी स्टेट। एट प्रेजेंट दिस, अब आज के टाइम में तो सिटी काफी एक्सपैंड हो गई, इवन रूरल एरियाज भी उतने रूरल रहे नहीं है, वहां पे भी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरैक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे भी अब सरकारों की, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो आज के टाइम में पॉलिटिकल मीन्स एवरी एक्टिविटी रिलेटेड विथ स्टेट। जब एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया छोटा हुआ करता था ग्रीक सोसाइटी में तो उसको कहा गया सिटी स्टेट। आज के टाइम में पॉलिटिकल मीन्स ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड विथ स्टेट। तो पॉलिटिकल इन सिंपल वर्ड्स मीन्स कंसर्निंग स्टेट। तो आई जस्ट होप कि आपको बात समझ आई। यहां पे हमने देखा गवर्नमेंट एंड स्टेट के बीच का अंतर, एंड एवरी एक्टिविटी एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट एंड स्टेट इज नोन एज पॉलिटी। यहाँ पे हमने देखा कि पॉलिटी वर्ड हैज इमर्ज फ्रॉम पॉलिस, पॉलिस मीन्स सिटी स्टेट, जहाँ पे पहली बार एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाना था। अब कुछ और टर्म्स देखते हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस इज ऑफ कोर्स अ डिसिप्लिन एरिया ऑफ स्टडी विच will give us systematic study of politics and government। अब पॉलिटिकल साइंस के अंदर तमाम पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं हम लोग, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, फिलोसफीज हम लोग पढ़ते हैं दैट शेप्स ह्यूमन पॉलिटिकल लाइफ। हमारे जीवन के पॉलिटिकल डायमेंशन को रेगुलेट करने वाले तमाम आइडियाज, थॉट्स को हम लोग पढ़ते हैं इन दिस सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आएंगे पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, पॉलिटिकल फिलोसफीज एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल थॉट्स क्या होते हैं? Thoughts are broader ideas given by a political thinker with respect to politics and governance, कि किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कैसे काम करना चाहिए, उसके रिलेटेड ब्रॉडर आइडियाज को कहा जाता है पॉलिटिकल थॉट्स। जैसे गांधीयन आइडिया ऑफ स्वराज इज अ पॉलिटिकल थॉट। अब उन पॉलिटिकल थॉट्स को अगर थोड़ा सिस्टमाइज किया जाए फॉर हैविंग बेटर एप्लीकेशन इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। थॉट्स तो मतलब रैंडम आइडिया आपने कुछ लिखे जो आपके दिमाग में आया कैसा होना चाहिए, तो वो हो गए आपके पॉलिटिकल थॉट्स। बड़े बड़े लोगों के पॉलिटिकल थॉट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दोज थॉट्स व्हेन स्ट्रक्चर्ड फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देन दे आर नोन एज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। अब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉलिटिकल थ्योरीज और पॉलिटिकल फिलोसफीज। पॉलिटिकल थ्योरीज ऐसे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो ज्यादा इंपेरिकल एस्पेक्ट्स हैं, जिनके अंदर इंपेरिकल एस्पेक्ट्स मतलब विच आर मोर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दे आर फोकसिंग मोर ऑन व्हाट इज एंड लेस नॉर्मेटिव। वैल्यू बेस्ड आइडियाज कम है उसमें, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कम है, प्रैक्टिकल आइडिया ज्यादा है। कैसे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाए ताकि रियल वर्ल्ड में कुछ बदलाव आए,
इस तरीके के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को कहा जाता है पॉलिटिकल थ्योरीज। आगे हम लोग देखेंगे जैसे रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस को कहा जा सकता है पॉलिटिकल थ्योरी। जबकि कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत नॉर्मेटिव होते हैं, वैल्यू बेस्ड होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। दे आर मोर नॉर्मेटिव, दे फोकस मोर ऑन व्हाट आउट टू बी, दे हैव लेस टू डू विद द एम्पिरिकल वर्ल्ड। सो इस तरह के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को कहा जाता है पॉलिटिकल फिलोसफी, जैसे रोसो का कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल। सो दे आर मोर descriptive, less prescriptive. They are more prescriptive. Political theories are more prescriptive. They are more concerned about bringing change in the society. उस हिसाब से वो आइडियाज देते हैं। बट पॉलिटिकल थ्योरीज एंड पॉलिटिकल फिलोसफीज दोनों में एम्पिरिकल बातें भी होंगी, नॉर्मेटिव बातें भी होंगी। पॉलिटिकल थ्योरीज में एम्पिरिकल बातें ज़्यादा होंगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस ज़्यादा होगा। पॉलिटिकल फिलोसफीज में नॉर्मेटिव बातें ज़्यादा होंगी और रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है उसको लेकर के फोकस कम होगा। तो दिस इज मोर एब्स्ट्रैक्ट, दिस इज मोर कंक्रीट। एंड देन वी आर हैविंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का मतलब है पॉलिटिकल थ्योरीज को या पॉलिटिकल फिलोसफीज को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए कि आम जनता को समझ आए, वो उसको फॉलो करे। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लिए हिंदी शब्द होता है विचारधारा। धारा मतलब जिसमें आम जनता आराम से बह सके, उसको खुद ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल थॉट्स या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्डर टू एंश्योर मास मोबिलाइजेशन एंड पॉलिटिकल एक्शन। आम जनता को अब बीजेपी के अंदर, मान लीजिए समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि दीनदयाल उपाध्याय जी की क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, वो एग्जैक्ट समझाया जाए, एकम मानववाद, तो वो आम जनता समझ नहीं पाएगी। तो उसको थोड़ा सा रिफाइंड या सिंप्लीफाइड वर्जन समझाना पड़ेगा। उसको कहा जाएगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म इज ए फिलोसफी बट हिंदुत्व इज एन आइडियोलॉजी फॉर मासेज टू कंज्यूम एंड अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट्स, रीस्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल थॉट्स फॉर मास कंजम्पशन एंड मास मोबिलाइजेशन, इसी को कहा जाता है विचारधारा। तो इंटेलेक्चुअल लोग देते हैं पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल थ्योरीज, एंड कॉमनर्स के लिए होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, जो उस आइडिया को फॉलो करते हैं, विचारधारा में बहते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अभी जो हमारा पेपर 1 है पार्ट ए, उसमें हम लोग यही सब देखने वाले हैं, अलग अलग पॉलिटिकल थ्योरीज, अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसफीज, आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल थॉट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टार्टिंग विथ प्लेटो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।